तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वॉच नाइट टीम का कैप्टन चीफ युआन के पास आता है और उसे आकर बताता है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा जासूस है जो कि तुम लोगों की सारी खबरें एविल चर्च के लोगों तक पहुंचा रहा है। ये बात सुनकर चीफ को यकीन नहीं आता और फिर कैप्टन उससे कहता है कि तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि फौरन से अपने सारे के सारे सोल्जर्स को यहाँ से लेकर किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दो, क्योंकि एविल चर्च वो एक प्लानिंग बना रहा है और हम लोगों को फौरन से अपने सोल्जर्स को बचा लेना चाहिए। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फौरन से अपने सोल्जर्स को वहाँ से निकलवाते हैं। मगर दूसरी तरफ हमें एविल चर्च की एक लड़की को भी दिखाया जाता है जो कि बहुत से लोगों को स्टैचूज में कन्वर्ट कर देती है और फिर वहाँ से उसे एक चाबी मिलती है जिससे वो किसी लॉक को अनलॉक करती है। दूसरी तरफ फिर हमें दिखाया जाता है कि बाइली लोगों को अपना गाना सुना रहा होता है और इतने में कुछ मिसाइल्स उनकी तरफ आ रही होती हैं जो कि सीधा आकर उनकी गाड़ियों को हिट कर जाती हैं, जिसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं एविल चर्च के उसी वॉरियर को। और इतने में अचानक कैप्टन भी उसके सामने आकर बैठ जाता है। ये देखते ही वो बंदा उससे कहता है कि मानना पड़ेगा, आखिरकार तुम मेरे पास आ ही गए। तो कैप्टन कहता है कि माफ करना, कल रात में जरा जल्दी में था इसीलिए मुझे कहीं और जाना था। ये कहने के बाद वो उसके सामने कुछ पिक्चर्स थ्रो करता है और कहता है कि ये तुम्हारे साथी है ना, तुम्हारे साथियों में से कोई भी आज जिंदा बचने वाला नहीं है। तो बंदा कैप्टन से कहता है कि कल तुम मुझसे एक कदम पीछे रह गए थे, जिसकी वजह से वो सारे के सारे मिसाइल तुम्हारे सारे सोल्जर्स को जाकर हिट कर गए थे। और हम लोगों ने देखा था कि जैसे ही वो मिसाइल्स उन बसों को हिट करते हैं तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और हमें फिर वहाँ पर लिंसी को दिखाया जाता है। वो फौरन से अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए आसपास के एरिया को बिल्कुल फ्रीज कर देता है, जिसके बाद वो अपनी फास्ट स्पीड के साथ एक एक करके अपने दोस्तों को उस डिस्ट्रक्टिव एरिया से निकालने के लिए अपना पूरा जोर लगा रहा होता है। जो उसके हाथ आता है वो उसे फौरन से वहाँ से निकाल कर वहाँ से दूर ले जाता है। इसी तरह वो कंटिन्यूसली अपनी पावर का इस्तेमाल करता रहता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा वीक हो जाता है। मगर जैसे वो अपने दोस्तों को बचा लेता है तो वो देखता है कि वो बस अभी भी उन लोगों की तरफ ही गिर रही है। इतने में अचानक कैप्टन अपनी स्वॉर्ड अटैक के साथ उस बस को काट कर दो टुकड़े कर देता है और वो लोग लिंफी को देखते हैं। वो इतनी ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करने की वजह से बेहोश हो गया था। जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक से बाहर आते हैं और वो वॉरियर फिर से कैप्टन से कहता है कि उम्मीद है कि लिंफी ठीक होगा। आखिरकार वो किंग ऑफ एंजल का डिसेंडेंट है, उसे तो इस मामूली से अटैक से कुछ भी नहीं होना चाहिए। मगर कैप्टन उससे कहता है कि शायद तुम उस चीफ युआन के गुस्से के बारे में नहीं जानते। उसने कहा है कि वो जहाँ भी तुम्हें देखेगा वो तुम्हें कुत्ते की तरह मारेगा। ये सुनते ही वो एविल वॉरियर कहता है कि अच्छा, वाकई में मैं तो सच में उसका गुस्सा देखना चाहता था, काश कि वो मुझ तक जिंदा पहुंच पाए। ये बात सुनकर कैप्टन को एक झटका सा लगता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि सारे सोल्जर्स एक रूम में खड़े हुए होते हैं और चीफ जैसे ही वहाँ पे आता है तो वो सारे के सारे अटेंशन पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। और चीफ एक वॉरियर की तरफ इशारा करता है तो वो वॉरियर कहता है कि चीफ, क्या आप याओ गुआन के बारे में बात कर रहे हैं? तो चीफ कहता है कि मुझे अच्छे तरीके से याद है, तुम 1989 में आए थे और उस वक्त मेरी रैंकिंग एक लेफ्टिनेंट की थी और तुम उस वक्त मेरी टीम के एक सोल्जर हुआ करते थे। और फिर उसे बताया जाता है कि याओ गुआन मिंग, तुम्हारे पेरेंट्स के अकाउंट में अननोन अकाउंट से बहुत सारे पैसे आए हैं और ये ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही हम लोगों ने डिस्कवर कर लिया था कि तुम किसी बाहर की कंपनी के साथ भी काम कर रहे हो और तुमने उन लोगों के साथ अपना एक कम्युनिकेशन भी बनाया हुआ है और तुम इंफॉर्मेशन भी लीक कर रहे हो। ये सुनकर वो लड़का कहता है कि नहीं, ये मैंने नहीं किया, प्लीज मेरे बारे में ऐसे मत कहो। मगर फिर वो खुद ही अपना जुर्म मान लेता है और कहता है कि मैं मजबूर हो गया था, उन लोगों ने मेरे पेरेंट्स को पकड़ लिया था। ये सुनते ही चीफ गुस्से में आ जाता है और कहता है कि क्या यह है तुम्हारा लेवल? क्या तुम अपने पेरेंट्स के लिए किसी को भी मरवा सकते हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमारे इस छोटे से कैंप के अंदर 3 जासूस मौजूद हैं। ये कहने के बाद वो एक और सोल्जर की तरफ देखता है तो वो सोल्जर अपना नाइफ निकालकर चीफ को मारने की कोशिश करता है, मगर चीफ अपनी फिंगर्स के जरिए ही उसके नाइफ को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है और अपनी पावर्स को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो उसके चेहरे पर अजीब से मार्क्स बन जाते हैं और चीफ अपने ऑरा के जरिए ही उस सोल्जर को उठाकर वहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद वो वॉरियर जो कि ये सारे के सारी इंफॉर्मेशन पढ़ रहा होता है वो कहता है कि इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही लोग मिले हैं मगर इस लिस्ट में 3 लोगों के बारे में बताया गया है। जिसके बाद वहाँ पे खड़ा हुआ एक दूसरा सोल्जर उसी पहले वाले के बारे में कहता है कि हमारे जिनान माउंटेन के जितने भी सिग्नल थे वो अचानक से डिस्कनेक्ट हो गए थे और वही टाइम था जब एविल चर्च के लोगों ने हमारे इन सोल्जर्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिए थे। वो लोग किसी के साथ भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और हम लोगों ने ये बात नोट की है कि उस स्पेसिफिक टाइम के बीच में तुम वहाँ पर मौजूद नहीं थे। भले ही तुम थोड़ी देर के लिए ही हम लोगों से अलग हुए थे मगर उसके
बावजूद भी इतना टाइम तो काफी होता है किसी भी बंदे को जिनान माउंटेन तक लाने के लिए। तुम्हारे खिलाफ एविडेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए बेहतर ये कि अपना जुर्म मान लो। ये कहने के बाद अचानक से वो लड़का हंसने लगता है और हमें उसके बराबर में एक विल चर्च के गॉड डिसेंडेंट को भी दिखाया जाता है। और देखते ही देखते अचानक से वो वॉरियर अपना पूरा एटीट्यूड ही चेंज कर लेता है और इंस्ट्रक्टर युआन से कहता है कि मैंने आपसे बहुत सारे स्वॉर्ड स्किल्स सीखे हैं और आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि इविल चर्च का वही पहले वाला बंदा कैप्टन को बता रहा होता है कि हमारे एंशिएंट गॉड्स ने सभी डिसेंडेंट्स के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट्स किए हुए हैं। ये देखो, इसका नाम युआन गांग है और ये भी बहुत जल्द यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि ये भी इविल गॉड को ज्वाइन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है और उसके लिए आज ये अपना इम्तिहान यहाँ पर देगा। तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम बिल्कुल शांत हो, मगर मुझे पता है कि तुम टू द पॉइंट बात करते हो और मुझे तुम्हारी तरह के ही लोग पसंद हैं और मैं भी तुमसे टू द पॉइंट बात करूंगा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने लिन्फी को कहाँ छुपाया है। अगले सीन में हमें लिन्फी को दिखाया जाता है। वो जैसे ही होश में आता है तो वो देखता है कि वो तो एक बड़े से रूम के अंदर मौजूद है और फिर उसे आवाज सुनाई देती है जो कि लिन्फी से कहती है कि तो फाइनली तुम होश में आ गए। लड़की लिन्फी से कहती है कि आसपास देखने की कोई जरूरत नहीं, असल में तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो क्योंकि आज संडे है तो मैंने सोचा कि छुट्टी के दिन जरा सफाई कर ली जाए। ये कहने के बाद हमें उसे दिखाया जाता है वो इविल चर्च के लीडर के सामने खड़ी हुई होती है और जैसे ही वो अपनी सोर्ड निकालने की कोशिश करती है तो वो इविल वॉरियर फौरन से उसकी सोर्ड को वापस से उसकी नया में डाल देता है और उससे दूर हटते हुए अपने फैन की मदद से उसके चारों तरफ एक पावरफुल ऑरा क्रिएट कर देता है। मगर ऊपर से ली चेंग उस पर हमला करता है तो वहाँ पर एक और इविल वॉरियर आ जाता है जो कि ली चेंग के अटैक को रोक लेता है। मगर ली चेंग अपनी सोर्ड के दम पर उस पर एक के बाद एक वार करना शुरू कर देता है। इस तरह वो दोनों ही वहाँ से एक और साइड पे आ जाते हैं ताकि वो लोग अपनी अलग से एक फाइट कर सके। वहीं पे ही हमें शाओनान को भी दिखाया जाता है। वो अपनी कार के जरिए उस लड़के को कुचलने की कोशिश करता है, मगर वो लड़का बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। वो गाड़ी के ऊपर जाकर अपनी सोर्ड अटैक करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से शाओनान गाड़ी से नीचे उतर जाता है। और वो वॉरियर जैसे ही शाओनान को मारने वाला था तो अचानक से ली चेंग फिर से बीच में आकर उस सोर्ड को रोकते हुए उस वॉरियर को पीछे धकेल देता है। जिसके बाद हम लोग एक पर्पल हेयर वाली लड़की को देखते हैं। वहाँ पर एक सोल्जर होता है जिसके पास सुपर पावर्स होती हैं। वो भी एक कंटेनर को उठाकर उस लड़की की तरफ थ्रो करता है तो वो लड़की कंटेनर को बीच से काटते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है और वो दोनों ही अपनी सोर्ड के साथ एक दूसरे पर एक के बाद एक वार किए जाते हैं। मगर अचानक वो लड़की फिर अपनी फोक्स पावर को यूज करती है। जिसके बाद हम लोग दूसरी तरफ होंग जी को देखते हैं। वो एक वॉरियर के साथ फाइट कर रही थी और वो अपनी एक पावरफुल टेक्निक के साथ उस इविल वॉरियर पर एक जोरदार एनर्जी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसका काम वहीं तमाम हो जाता है और होंग जी अपनी डिवाइस पर ये स्टेटस लगा देती है कि मेरा काम हो गया है। और फिर वो अपनी अगली लोकेशन देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके पास में ही एक और वॉरियर मौजूद है। इतने में अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज लियांग की थी। वो उससे कहता है कि लिटिल सिस्टर क्या हुआ, क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रही हो। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लिन्फी को। वो उस रूम को चेक करता है और कहता है कि ये कौन सी जगह है। ऐसा लग रहा है कि ये जगह रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है कैप्टन को। वो अपने सामने बैठे हुए उस इविल वॉरियर से कहता है कि तुम लिन्फी की बात छोड़ दो, उसे तुम छू भी नहीं पाओगे, तुम बस अपनी खैर मनाओ क्योंकि आज तुम्हारी आखिरी रात है। ये सुनते ही वो लड़का हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि ब्रदर सच बताऊं, जब तुम गुस्से में आते हो तो तुम मुझे एक एंग्री लायन लगते हो, मगर जहाँ तक बात लिन्फी की है तो उसे तुम्हारी प्रोटेक्शन की कोई जरूरत नहीं। वो सच में एक टैलेंटेड लड़का है और हमें उसके टैलेंट को और भी ज्यादा निखारना चाहिए। तो कैप्टन कहता है कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर हम लोग एक गेम खेलते हैं। ये सुनकर वो इविल बंदा कहता है कि क्या वाकई में तुम मेरे साथ गेम खेलोगे, मगर उसके लिए तुम्हें पहले लिन्फी को उस टर्टल के शेल से बाहर निकालना होगा। अगले सीन में हमें दोबारा से लिन्फी को दिखाया जाता है। वो अजाइलम ऑफ गॉड में आता है जहाँ पर उसका वो दोस्त उससे कहता है कि क्या तुम वाकई में सेकंड लेवल में आ चुके हो और अब तुम सेकंड डोर को ओपन करना चाहते हो। आखिर दरवाजे के अंदर क्या है। तो लिन्फी कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि इसके अंदर मेरा सेकंड पेशेंट है, हो सकता है कि शायद मैं इसकी कोई मदद कर सकूं। ये कहने के साथ ही जैसे ही वो दरवाजा खुलता है तो वो दरवाजा खुल जाता है और वो दोनों ही जैसे ही अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर हर जगह फॉग ही फॉग फैली हुई है और कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी भी उन लोगों को एक जगह दिखाई देती है। जैसे जैसे वो लोग आगे जाते हैं तो वहाँ पर एक बंदा खड़ा हुआ होता है जो कि उन्हें देखते ही कहता है कि तो फाइनली तुम यहाँ पर आ ही गए। ये सुनकर लिन्फी को एक झटका सा लगता है और वो कहता है कि इसे कैसे मालूम कि मैं यहाँ पे आया हूँ, क्या ये मेरे बारे में पहले से ही
ही जानता है। तो सिस्टम लिन्फी को उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता है, जिस पर लिन्फी कहता है कि अच्छा तो इसका नाम मर्लिन है। ये तो वही इंग्लिश माइथोलॉजी का ग्रेट मैजिशियन है, जिसे इंग्लिश माइथोलॉजी में एक लेजेंडरी मैजिशियन कहा जाता है। ये वही लेजेंडरी मैजिशियन है जिसने किंग आर्थर को उसका अपना थ्रोन वापस लेने में मदद की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि इसने ब्रिटिश वर्ल्ड के अंदर ही अपनी एक अलग ही दुनिया आबाद की हुई थी। ये दुनिया के हर एक मैजिक के बारे में जानता है, हर एक तरह का स्पेल, हर एक तरह की मैजिक फॉर्मेशन को परफॉर्म कर सकता है। यहाँ तक कि इसके पास एक फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने की भी एबिलिटी है। और हमें इसकी एक और खूबी के बारे में बताया जाता है कि मर्लिन कोई एक अकेला इंसान नहीं है, बल्कि ये इंग्लिश माइथोलॉजी के जितने भी मैजिकल एलिमेंट्स हैं उन सब के फ्यूजन से बना है। और इंग्लिश माइथोलॉजी में इसके बारे में अभी भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिसिंग है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अभी भी इस बारे में जानना चाहते हैं, मगर मर्लिन के बारे में अभी भी किसी के पास कंप्लीट नॉलेज नहीं है। मैंने फर्स्ट रूम में ग्रीक माइथोलॉजिकल गॉड को देखा है, अब मैंने सेकंड रूम के अंदर इंग्लिश माइथोलॉजिकल गॉड को देखा है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि इन 6 के 6 रूम्स के अंदर अलग अलग रिलीजन्स के माइथोलॉजिकल गॉड्स मौजूद हैं। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि बाकी के रूम्स के अंदर कोई भी गॉड हो सकता है कि शायद वो आपके रिलीजन से कोई रिलेटेड गॉड हो। लिन्फी कहता है कि अगर वाकई में इन सारे के सारे रूम्स के अंदर अलग अलग माइथोलॉजिकल गॉड्स हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि मुझे इन लोगों की हेल्प करनी है, जिसके बाद ये लोग मेरी हेल्प करेंगे ताकि मैं इस दुनिया में पीस को मेंटेन कर सकूं और इविल को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ कर फेंक दूं। और हम लोग फिर मर्लिन को देखते हैं, अचानक से वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखकर लिन्फी का वो दोस्त बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है और कहता है कि जरा ये देखो, ये तो एक लड़की है। मगर लिन्फी कहता है कि घबराओ मत, ये मर्लिन है, ये एक लेजेंडरी मैजिशियन है, ये किसी का भी रूप ले सकता है। वो मर्लिन से कहता है कि जरा मेरे दोस्त को इसके फादर का रूप लेकर दिखाओ। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि मर्लिन अचानक से एक जायंट स्नेक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देखते ही लिन्फी कहता है कि अरे ये क्या, तुम्हारे पेरेंट्स वो तो कोई नांडोरा स्नेक्स हैं। मगर वो लड़का कहता है कि नहीं, मैंने अपने पेरेंट्स को कभी देखा ही नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे हैं। जिसके बाद लिन्फी उस मैजिशियन से कहता है कि आप प्लीज अपने असली फॉर्म में आ जाइए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ये सुनते ही मर्लिन फिर से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद मर्लिन फिर लिन्फी से कहता है तुम्हारा नाम लिन्फी होगा, मैंने सही कहा ना? तो लिन्फी कहता है कि हाँ, मगर आप मेरे बारे में और क्या कुछ जानते हैं? तो मर्लिन कहता है कि मैंने आज से तकरीबन 10 साल पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि तुम मुझसे मिलने के लिए इस रूम में आओगे, इसीलिए मैं इस रूम में आ गया था और पिछले 10 साल से मैं तुम्हारा यहीं पे ही वेट कर रहा हूँ। तुम्हारा फ्यूचर देखने की बहुत कोशिश की है, मगर बदकिस्मती से मैं तुम्हारा फ्यूचर नहीं देख पा रहा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ही ज्यादा धुंधला सा नजर आ रहा है। और हम लोग फिलहाल प्रेजेंट के बारे में ही बात कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूचर की मुझे अभी कोई नॉलेज नहीं। तो लिन्फी कहता है कि ठीक है, तो फिर मुझे प्रेजेंट के बारे में बताओ कि मैं इस वक्त क्या हूँ और कहाँ हूँ। तो मर्लिन कहता है कि तुम इस वक्त एक जाल में फंसे हुए हो। ये कहने के बाद अचानक से वहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रिजन आ जाती है और फिर मर्लिन उससे कहता है कि तुम एक आइसोलेटेड एरिया में हो, बाकी सारे लोग तुम्हारी खातिर लड़ रहे हैं, मगर तुम अकेले यहाँ पे मौजूद हो और ये तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो लिन्फी कहता है ऐसी बात है तो फिर क्या आप यहाँ से निकलने में मेरी मदद करेंगे? तो वहाँ का माहौल चेंज हो जाता है और मर्लिन कहता है कि जरा रुक जाओ, तुम इस वक्त एक बहुत बड़े गहरे वोर्टेक्स में फंसे हुए हो जहाँ से निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारा एक गलत कदम न सिर्फ तुम्हारी जान ले सकता है, बल्कि तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्तों की भी जान ले सकता है। अब बताओ कि तुम क्या चूज करोगे? क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या फिर तुम बाहर जाना चाहते हो? मगर फिर लिन्फी उससे कहता है कि जरा एक मिनट रुको, मैंने तो तुमसे पूछा ही नहीं कि तुम्हारी बीमारी क्या है। ये सुनकर मर्लिन को अचानक से झटका सा लगता है और वो कहता है कि क्या तुम पागल हो? वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिस पर लिन्फी उससे कहता है कि क्या तुम वाकई में बीमार नहीं हो? तो मर्लिन कहता है मुझे सच में कोई आइडिया नहीं, मैं बस एक स्कॉलर हूँ जो कि इस दुनिया के ट्रू फेस को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सुनकर लिन्फी हैरान हो जाता है और कहता है कि इस दुनिया का ट्रू फेस, क्या तुम्हें इस दुनिया का कोई ट्रू फेस मालूम है? क्या तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? तो मर्लिन हंसते हुए कहता है कि हाँ, फाइनली मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल गया है। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, मैंने अपने मैजिक के जरिए कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी। मैं दूसरे प्लेनेट के लोगों से बात कर सकता हूँ, मगर मैं ये नहीं जानता कि मैंने जिन लोगों के साथ कम्युनिकेशन किया था वो लोग कहाँ हैं। मगर मैं ये सेंस कर पा रहा हूँ कि जहाँ मैंने कम्युनिकेशन किया था वो दुनिया असल में इस वर्ल्ड का ट्रू फेस है। तो लिन्फी कहता है कि क्या आप बता सकते हैं कि वो असली दुनिया कैसी दिखती है? तो मर्लिन उन्हें बताता है कि उस दुनिया में बहुत सारे घर हैं जो कि बहुत ही छोटे हैं। कोई फ्रूट के शेप का घर है तो किसी का घर ह्यूमन के हेड जैसा है। वहाँ पर ऐसी बहुत सारी दुकानें भी हैं जहाँ पे बहुत ही अजीब तरह की चीजें बेची जाती हैं।
वहाँ पर मैंने एक अजीब तरह का येलो स्क्वायर देखा था। तुम यकीन जानो या न जानो वही रियल वर्ल्ड है। मगर लिन्फी बात चेंज कर देता है और उससे कहता है कि मेरे बारे में बताओ कि मेरी पावर और मेरे स्किल्स वो अच्छे हैं या नहीं। मगर मिस्टर मर्लिन उसे कोई भी जवाब नहीं देता, जिस पर लिन्फी कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, हम लोग आपका बहुत ही अच्छे से इलाज करेंगे। वो लोग उसे बांध देते हैं, मगर मिस्टर मर्लिन अपने आप को छुड़वा कर लिन्फी के दोस्त को वहाँ पे बांध देता है और कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। ये देखकर लिन्फी भी हैरान हो जाता है कि मर्लिन यहाँ पे कैसे आ गया। और फिर मर्लिन कहता है कि हम सब लोग एक जाल में फंसे हुए हैं, तुम, मैं और ये लड़का और इस दुनिया में मौजूद हर एक चीज, हर एक जानदार, सब लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। तो लिन्फी कहता है कि क्या हम सब लोग? तो मर्लिन कहता है कि हाँ हम सब लोग जाल में फंसे हुए हैं, जिससे कि हमारी थॉट्स वो हमारे हेड के अंदर फंसी हुई हैं, मगर हमारी थॉट्स हमें ये अलाउ करती हैं कि हम अपनी थॉट्स के दम पर एक नई दुनिया बना सकते हैं, जिसे हम लोग बहुत सारी हीट को एक छोटे से यूनिट के अंदर अगर कंप्रेस कर देते हैं तो ये एक ब्रिलियंट सन में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम लोगों ने रियल वर्ल्ड को देखना है तो हमें अपनी सोच को लिमिटेशन से आजाद करना होगा और हमें उन लिविंग बीइंग को सेंस करना होगा जो कि इस दुनिया से बाहर मौजूद हैं। जिसके बाद वो लिन्फी को एक अलग ही जगह पर लेकर आ जाता है, जैसा कि लग रहा था कि वो रियल वर्ल्ड में आ गया हो। मर्लिन उससे कहता है कि तुम्हारे पास कोई चीज है, जरा उसे घुमा कर देखो। तो लिन्फी अपने हाथ में मौजूद उस चीज को जैसे ही घुमाता है तो एक बिल्डिंग में एक जोरदार धमाका होता है और हमें दिखाया जाता है कि उस धमाके से साओ युन और बाइली दोनों ही नीचे गिर रहे होते हैं। बाइली खुद को बचाने के लिए अपने आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल करता है और दूसरी तरफ साओ युन बिल्कुल रिलैक्स रहता है। और जैसे ही बाइली साओ युन को अपनी रस्सी के जरिए पकड़ता है तो दूसरी तरफ ऊपर से कोई उसे आकर जोर से लात मार देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही नीचे जा गिरते हैं। और फिर दो सोर्स बहुत ही तेजी से उनकी तरफ आ रही होती है। ये देखते ही बाइलिंग अपने पेपर्स के जरिए उन सोर्स को रोक देता है और उसके बाद फिर वहाँ पर एक और बंदा आ जाता है जो कि बाइली से मुकाबला करना चाहता था। वो बाइली से कहता है कि मुझे कहा गया है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो उसके बाद मैं इविल चर्च का एक मेंबर बन जाऊंगा। अगर सच में ऐसा हो जाता है तो फिर मैं लाखों लोगों के ऊपर राज करूंगा। ये कहते हुए वो जैसे ही अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू करता है तो साओ युन कहता है कि ये बंदा न सिर्फ अपनी एनर्जी को बढ़ा रहा है बल्कि इसकी स्ट्रेंथ और स्पीड भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। इतने में वो वॉरियर जैसे बाइलिंग को पंच मारता है तो वो अपनी शील्ड खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर वो शील्ड टूट जाती है और वो खुद वहाँ से दूर जा गिरता है। साओ युन उसकी मदद करने की कोशिश करता है मगर वो देखता है कि वहाँ पे कुछ सोर्स आ रही है तो वो एक चम्मच उठाता है और इस चम्मच के जरिए ही उन सोर्स को खुद से दूर हटाता है। इसी तरह फिर वहाँ पे मौजूद एक वॉरियर मल्टी सोर्ट के जरिए उस पर फिर से हमला करता है तो साओ युन फिर से उसी चम्मच के जरिए उन सोर्स को ब्लॉक करते हुए दूर हटा देता है। ये देखकर वो वॉरियर भी हैरान रह जाता है और फिर साओ युन कहता है कि मेरे पास चम्मच है तो तुम भी चम्मच उठाओ, मगर दूसरी तरफ वो वॉरियर कहता है कि तुम्हें अब बताऊंगा क्योंकि अब तुम्हारे पास ये चम्मच भी नहीं रहेगा। ये सुनकर साओ युन कहता है कि अच्छा तो आकर छीन कर दिखाओ। ये कहने के बाद हमें उसके पीछे एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक एरो का अटैक करते हुए उसके हाथ से वो चम्मच नीचे गिरा देती है। और फिर वो सोर्ड वॉरियर कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ये कहने के बाद वो अपनी फुल पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी सोर्ड के साथ एक बहुत ही पावरफुल फायर फिनिक्स अटैक कर देता है, जिससे वो साओ युन को डायरेक्ट हिट करता है और उसकी बॉडी जलने लगती है। और दूसरी तरफ हम उस दूसरे वॉरियर को देखते हैं जो कि कंटिन्यूसली बाइलिंग पर हमला कर रहा होता है। बाइलिंग की शील्ड भी उसे नहीं बचा पा रही थी। वो लड़ने के बजाय कंटिन्यूसली उससे डर के मारे भाग रहा था, जिसकी वजह से वो वॉरियर अपनी पूरी ताकत के साथ उसकी शील्ड के टुकड़े टुकड़े कर रहा था। इतने में वो उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे बाइलिन हवा में ऊपर चला जाता है, मगर हवा में उसके ऊपर गोल्डन बर्ड्स आ जाते हैं जो कि उसे पकड़कर ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं। मगर वहाँ पे वो खड़ी हुई लड़की एरोस के जरिए उन बर्ड्स को निशाना बनाती है, जिसकी वजह से बाइलिंग फिर से नीचे आ गिरता है। वो एविल वॉरियर बाइलिंग से कहता है कि तुम तो बड़े ही अमीर हो, क्योंकि ये गोल्डन बर्ड्स तो बहुत ही ज्यादा महंगे हैं, इन्हें खरीदने में तो मेरा सब कुछ बिक जाएगा। उम्मीद है कि तुमने अपनी लाइफ इंश्योरेंस भी करवा ली होगी, क्योंकि अगर तुम मर जाओगे तो तुम्हारे बाद किसी को फायदा तो होगा। इस तरफ हम देखते हैं कि बाइलिंग अपनी मदद के लिए साओ युन को पुकारता है, मगर दूसरी तरफ साओ युन की भी हालत बहुत ही खराब हो चुकी होती है, क्योंकि वो लड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो पीट रहा था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो इविल वॉरियर जैसे उन पे हमला करने के लिए आता है तो दूसरी तरफ वो सोर्ड वॉरियर अपनी सोर्ड थ्रो करता है और वो लड़की भी अपना एरो चला देती है। ये देखकर बाइलिंग बहुत ही ज्यादा डर जाता है, मगर इतने में अचानक फिर वहाँ पर एंट्री होती है लिन्फी की। वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ आते ही अपने साथियों को बचाने के लिए उन वेपन्स को उनसे दूर हटा देता है। ये देखकर बाइलिंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और हमें दिखाया जाता है कि फिर लिन्फी बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ अपनी पावर को यूज करते हुए उस सोर्ड वॉरियर की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर वो सोर्ड वॉरियर उसे मारने की कोशिश करता है, मगर उसका एक भी अटैक लिन्फी को नहीं छू पाता। और फिर लिन्फी जैसे उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो ये अटैक
में वो उसे चालो शाना चित कर देता है और इतने में वो ऊपर खड़ी हुई लड़की उस पर एरो के जरिए हमला करती है तो लिंफी उसके एरो से बचते हुए तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो लड़की तो एरोस की बौछार सी कर देती है, मगर एक भी एरो लिंफी को हिट नहीं करता, बल्कि वो उन एरो के ऊपर पैर रखते हुए उस लड़की के पास पहुंच जाता है। उस लड़की का एरो उसकी तरफ आगे बढ़ाते हुए कहता है कि मुझे बताओ कि तुम कितने लोग यहाँ पर आए हो। तो वो लड़की कहती है कि तुम बेफिक्र हो जाओ, वो लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे। जिस पर लिंफी कहता है कि अच्छा, कहीं तुम उस तोते की बात तो नहीं कर रही, मैंने तो उसे बहुत पहले ही मार दिया है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।